नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मैं जनरली ऐसे विषय पे चर्चा करने से बचता हूं, लेकिन इतना हृदय विदारक है ये विषय, जिस पर आप बात किए बगैर रह नहीं सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई ऐसी मंशा नहीं है कि इसे किसी संप्रदाय विशेष से जोड़ा जाए। कोई ऐसी मंशा नहीं। मैं ऐसा मानता भी नहीं कि सारे के सारे वैसे होते हैं, लेकिन ये घटना इतनी हृदय विदारक है। आज बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि संप्रदाय विशेष की तरफ से उन्हीं उस विशेष संप्रदाय के भाई बहनों से मैं अनुरोध करूंगा, आपको बाहर निकल के इसके लिए जबरदस्त भर्त्सना करनी होगी और कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाना पड़ेगा, अन्यथा मामला हाथ से निकल जाएगा। ये बेहद खतरनाक ट्रेंड है। होली के दौरान एक घटना घटी थी दिल्ली में, और फिर बकरीद पर यह घटना घटी है। और आपको तुष्ट करने वाले, आपको संतुष्ट करने वाले, आपको झूठे तरीके से आपको पुष्ट करने वाले उन गिरोह से भी आप बचिए। आज वो पूरा का पूरा गिरोह इस मुद्दे पर मौन है। आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ती है, पूरी आबादी को सजा भुगतनी पड़ती है। उनके प्रति शंका का वातावरण बनता है, और उस शंके के वातावरण को बनाने में इस गिरोह की बड़ी भूमिका है, क्योंकि यह गिरोह ऐसी घटनाओं पर चुप्पी साधे रखता है। मैं जिक्र कर रहा हूं गाजियाबाद में बकरीद के दिन एक बीभत्स घटना घटी। 17 वर्ष का नौजवान सूर्या, मैं उसे संप्रदाय विशेष का वो लड़का था ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। एक लड़का, एक ही लड़का था उनके परिवार में, और उसे बुलाया जाता है और कहा जाता है कि देखो, बकरीद पर हमला, कैसे बकरा हलाल होता है तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम है तो देखो कैसे हलाल होता है। और फिर 4-5 उनके जानकार दोस्त मंडली के लोग जो रोज उनसे मिलते थे, जिसने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे दोस्त मेरे पेट की अतड़ी निकालेंगे चाकू गोद गोद करके। इतना बीभत्स। आज वो खानम गैंग किधर है? अयूब गैंग किधर है? नकवी गैंग किधर है? मैं पूछना चाहता हूं उनसे। उन्हें बोलना चाहिए सबसे पहले आकर के, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पे आज हमारे साथ बात करने के लिए एक बार फिर से हमने आमंत्रित किया शांतनु गुप्ता जी को। बहुत बहुत स्वागत है शांतनु जी। आपने तो उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया है, हर एक गली को आपने देखा। उत्तर प्रदेश के आप निवासी भी हैं। शांतनु जी, ये जो घटना घटी है, ये तब घटी है जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। मैं हैरान हूं, इस तरह का दुस्साहस कैसे हो पा रहा है, और वो भी कहां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। और वो खोड़ा कॉलोनी, में कई बार जब खोड़ा कॉलोनी की तरफ से गुजरने का कभी मौका मिलता है, वैसे वंस इन ए वाइल, तो मुझे धारावी नजर आता है। धारावी से हालांकि ज्यादा बढ़िया है, धारावी तो बहुत ही टूटा फूटा है, लेकिन उसी तरह का है, उससे बल्कि बड़ी कॉलोनी हो गई है, और आधे से अधिक तो अनऑथराइज्ड है। ये घटना जो घटी, इसके पीछे कारण क्या है? जी बिल्कुल। दो देखिए, जो आपने खोड़ा की घटना बताई, उस घटना को पहले मैं आपके दर्शकों को बता दूं। घटना थी क्या वो? घटना थी कि सूर्य प्रताप चौहान जो खोड़ा में रहता था, उसके कुछ मुस्लिम मित्र थे। और वो मैं अलग बात पे आऊंगा कि अपने अपने परिवारों में बताएं कि मित्र कैसे बनाए जाएं। आपको पता है, हमारी दादी नानी हर समय से कहा करती थी कि मित्र बड़े सोच के बनाने चाहिए ना, किस तरह के मित्र आपके आसपास हों। वो अलग बात है, उस पर आएंगे। तो उनके कुछ मित्र थे, और इनकी कुछ सुबह शायद बाइक की राइड को लेके कुछ झगड़ा हुआ। असद और सूर्या के बीच में कुछ झगड़ा हुआ, और उसके बाद दोपहर में शायद उनकी बीच में प्लानिंग हुई। क्योंकि अभी जो 3 गिरफ्तार हुए हैं लड़के, वो सब बता रहे हैं, और पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट भी जारी कर दी है, प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करी है, उसमें पूरी डिटेल है। तो इनकी बात हुई पूरी, असद की, उसके पिताजी जो नवाब है जिनका नाम, उससे पूरी बात हुई, उनको इसको खत्म कर दे। नवाब ने इंस्ट्रक्शन दी असद को, उसको खत्म कर दे। और वो जो बकरा कट्टा देखना है, वो सब तो सब जुमले थे, वो तो सब बहाना था, उनको मारना था। उन्होंने प्लान कर लिया था, 4-5 लड़के गए थे,
चाकू असद के हाथ में था। असद ने उसको मारा, फिर वो 200 मीटर दूर भागा, फिर उसके पीछे भाग-भाग के मारा, डे लाइट में मारा, बहुत सारे लोग रहे होंगे वहाँ पे, पूरा मुस्लिम समाज का अच्छी पॉपुलेशन है वहाँ पे। उसको मारा जैसे आपने बड़े विभत्स तरीके से मारा, उसके बाद वीडियो बनाया कि आपके भाई ने कत्ल कर दिया है, अब वो अंदर जा रहा है कुछ प्यार देना। ये मतलब ऑडेसिटी देख रहे हैं, ये कोई ये कोई ऐसा हार्डन क्रिमिनल भी नहीं है, मतलब लेकिन उनके मन किस तरह से क्रिमिनल मुस्लिम समाज में पल रहे हैं, ये उसके समाज को देखना चाहिए कि उनके पिताजी ये नई और उनके खेप पिता तैयार हो रही है, ये मुस्लिम समाज को। आप ये कह रहे हैं कि उनके जी पिताजी ने ही कहा हो कि ये को खत्म कर दो? हाँ, उनके पिताजी ने कहा, पुलिस ने की रिपोर्ट में लिखा, नवाब जो है उनके पिताजी ने कहा कि वो जो झगड़ा हुआ उस पे वो तनमनाता हुआ घर में आया सर, तो उन्होंने कहा खत्म कर दे इसको। देखिए मतलब आप नसीहत किस तरह की मिलती है ऐसे घरों में। और फिर अगले दिन 3 की गिरफ्तारी हुई, इस पे नाकाबंदी करी गई, ये एक चौराहे पे मिला, ये बाइक पे किसी के साथ आ रहा था असद, इसके पास असला भी था, इसके पास कंट्री मेड पिस्तल मतलब जिसको हम लोग तमंचा कहते हैं वो था, इसने पुलिस पे फायरिंग करी, काउंटर फायरिंग पे ढेर भी हुआ। वो जो लड़का बाइक चला रहा था वो भाग गया, तो लेकिन वो भी कहाँ जाएगा लंबा। तो ये रहा प्रकरण, ये रहा प्रकरण। और ये तो तब है जब योगी की सरकार है, पता है कि सुबह शाम तक नप जाओगे, इस चौराहे से उस चौराहे तक नप जाओगे। जब इनकी तरह की सरकारें नहीं रोती, तब सोचिए इनका शांतनु जी, क्या खुला नंगा नाच होता होगा। शांतनु जी, अभी आपने एक बात कही कि उनके पिता ने कहा कि उसको खत्म कर दो, और जी अभी स्थानीय लोगों की कुछ मैं प्रतिक्रिया देख रहा था जिसमें ज्यादातर महिलाएं थी। वो कह रही थी कि इनकी योजना है कि इलाके में दहशत का माहौल तैयार करो, जी ताकि एक संप्रदाय विशेष के लोग यहां से घर छोड़ करके भाग जाएं। उनकी नजर हमारी संपत्तियों पर है, बहु बेटियों पर है। एक महिला ने तो कहा कि मेरी शादी हो गई तो तब से तो मेरे खिलाफ ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब मैं अनमैरिड थी तो जब भी मैं गली से निकलती थी तो ये जो मीट वीट का जो दुकान होता है वहां से जब मैं निकलती थी तो इस तरह से ये लोग करते थे जिसको हम बयान नहीं कर सकते। नहीं मतलब आई विल नॉट बी सरप्राइज कि जिस तरह से सरकारें चली हैं उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से तुष्टिकरण हुआ है, वो तुष्टिकरण से ऐसा नहीं कि मुस्लिम संप्रदाय संपन्न हो गया है कि उसने पढ़ाई लिखाई शुरू करनी कर मुस्लिम समाज का ये कि मैं इनको चिढ़ा लूं, मैं जमीनें हत्या हत्या लूं, मैं पूरे मोहल्ले के मोहल्ले जो हमने देखा भी है बहुत बहुत सारी जगह। वो तो योगी आदित्यनाथ के आने के बाद वो सारा फिनोमेना अरेस्ट हो गया, वो सारा फिनोमेना रुक गया, लेकिन लोग ताक पे बैठे हैं। और जिस जिस मोहल्ले में मौका मिलता है जहां पे हिंदू आबादी कम होती है, बची भी है, पूरा मोहल्ला अपना करो, घेटो बनाओ, अपना पूरा मुस्लिम घेटो बनाओ। देखिए भारत प्रगति कर रहा है, भारत दुनिया की चौथी पांचवी इकोनॉमी बन रहा है, भारत में यूनिकॉर्न सोनिकॉर्न बन रही है, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय बन रहे हैं। इस भारतीय जो विकास है इस मेन धारा में नहीं जुड़ना है इनको कि भाई भारत डेवलप हो रहा है, हम भी एक यूनिकॉर्न बनाते हैं, हम भी आशुतोष जी के चैनल बनाते हैं, हम भी अपनी बात करते हैं। लेकिन क्या है, इनको क्या चोरी चकारी मार पीट तंग करना, हिंदुओं को तंग करना, मोहल्ले अपने करना, घेटो बनाना, खुद भी कोई पढ़ाई ना करना। तभी जब इनको पंचर वाला बोला जाता है तो इनको चिड़ भी नहीं मचती, क्योंकि है वही वो। ये जो मुस्लिम समाज, और मुस्लिम समाज को कोई नेता भी नहीं मिला। नेता इनको कैसा मिलता है? आजम खान जैसा नेता इनको कैसा मिलता है? ओवैसी जैसा। तो मेरे ख्याल से बड़ा अभिशाप है मुस्लिम समाज। वो अपना खुद का भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं इसमें। क्या होगा? वो लड़का नप जाएगा, वो बाकी जेल में चले जाएंगे, तो अपना भी ना कुछ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मुल्ला मौलवी जो मुस्लिम समाज, उनको बैठना चाहिए, रिगैदर होना चाहिए, जैसा आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में ठीक कहा। मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए क्या क्या कर रहे हैं, अपने लड़कों को असद बनाना चाहते हैं वो। ये उनका नवाब जैसे पिता होने चाहिए कि हाँ खत्म कर दे उसको। ये नसीहतें मिलती हैं इनके घरों में। तो मेरे ख्याल से बड़ा रीथिंकिंग टाइम है मुस्लिम समाज के लिए कि वो उनसे देश बड़ा की। गुनाह, मैं मानता हूं शांतनु जी, आप इस पर ज्यादा प्रकाश डालेंगे कि नवाब से ज्यादा गुनाह तो उनका है, जो अभी बिल्कुल मैं सारे टाइमलाइन देख रहा हूं, कहीं पर एक शब्द जिक्र नहीं है। अभी अगर इस तरह की घटना हो जाती उस कम्युनिटी के साथ तो क्या होता? तो ये जो प्रोटेक्शन का खेल चल रहा है अभी, उसको क्रैकडाउन करने की आवश्यकता है शांतनु जी। अरे बिल्कुल, ये तो देखिए अब ये ऑब्वियस ही है ना। मतलब जैसे आपने कहा, चाहे इरफान खानुम हो, चाहे वो सबा नकवी हो, या वो कौन है जुबैर हो, वो तो हर बात अयूब पे हो, उनकी राणा टिप्पणियों। अयूब हो। हाँ, राणा अयूब हो, मतलब ये न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखेंगी जाके, वाशिंगटन पोस्ट में लिखेंगी जाके, ये हर जगह इनकी एक्सेस है, बड़ी बड़ी फेलोशिप में बुलाई जाएंगी, वहां पे रहेंगी, बात करेंगी। तो यहाँ तो इनकी इक्वेशन सेट नहीं, देखिए इनकी ना इक्वेशन है,
मतलब ये लोग जब कोई क्राइम होता है तो रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, तो ये देखते हैं स्टेट कौन सा है, अच्छा ये भाजपा का स्टेट है कि कांग्रेस गैर भाजपा स्टेट है, अच्छा जो मरा है वो कौन है, जिसने मारा है वो कौन है। तो जब उनका कॉम्बिनेशन फिट होता है, तो जब जिसपे अत्याचार हुआ वो मुस्लिम हो, वो दलित हो, तब स्टोरी बनती है। और तब भी लेकिन उसमें एक और नेसेसरी कंडीशन है, वो गैर भाजपा स्टेट होना चाहिए। वो भाजपा का, अगर वो गैर भाजपा स्टेट में कोई अत्याचार हुआ तो वो स्टोरी नहीं है। भाजपा के स्टेट में अत्याचार मुस्लिम पे हो, दलित पे हो, ऐसा हो जो उनकी स्टोरी बनती है, तभी स्टोरी है उनके लिए। तो उनकी बिल्कुल एक उनकी एल्गोरिथम फिक्स है, अगर उनकी एल्गोरिथम में फिट होता है तब उनका ट्वीट बनता है, और उस ट्वीट का फिर खाते में पैसा भी आता है। वो देखा भी गया है बहुत बार कि किस तरह से एक टूल किट चली है कि रैंडम लोगों ने, जिनको भारत के बारे में कुछ नहीं पता, मॉडलों ने, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने किसान आंदोलन पे कुछ रैंडम कोई ट्वीट करे, वो तो पता है टूल किट का पार्ट है। तो ये इनसे आप कुछ एक्सपेक्ट भी मत करिए आशुतोष भाई, लेकिन हाँ इनको एक्सपोज करते रहिए, जिससे लोगों में इनकी जो विश्वसनीयता है वो कम होती रहे, कि जो अरफा खानम लिखती हैं, सबा नकवी लिखती हैं, राणा अयूब लिखती हैं, जुबैर लिखते हैं, ये एक नैरेटिव का पार्ट है, नैरेटिव क्रेडिट, इनका किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। नहीं, इसको वो कहती हैं कि नहीं नहीं, इससे कुछ सांप्रदायिक माहौल खराब होगा, इस पर चर्चा क्या करनी, वो तो अनपढ़ है। उसका देखिए स्टेटमेंट, वो तो कह रहा था कि मैंने मर्डर मार दिया, देखो भाइयों मैंने मर्डर मार दिया, तो उसको ये तक नहीं बोलने के लिए आता है, तो उसके ऊपर क्या बात करेंगे फिर? हाँ, ये देखिए इनका तरीका है ना, वो क्या करेंगे कि वो उस क्राइम को कम दिखाएंगे, देखो बेचारा अनपढ़ है, या फिर राहुल गांधी कहेंगे देखो उसका तो पिता ऐसा था, वो तो गरीब था। ये सारे जस्टिफिकेशन के रीजन ढूंढ लेंगे। ये तो बुरहान वानी को जस्टिफाई कर देते हैं भाई, ये तो छोटा मर्डर है, ये तो बुरहान वानी को जस्टिफाई कर देंगे, ये तो बड़े से बड़े व्यक्ति को, बड़े से बड़े क्रिमिनल को जस्टिफाई कर देंगे कि उनके घर में कुछ बुरा हुआ होगा, उसका उसका जो बचपन है वो थोड़ा डिस्टर्ब रहा होगा, इसलिए वो क्रिमिनल बन गया होगा। ये नहीं सोचेंगे कि कैसे मोहल्ले के मोहल्ले खाली कराए जाते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ ना हो, नरेंद्र मोदी ना हो, ऐसी सरकारें ना हो, तो ये तो मोहल्ले के मोहल्ले खाली कर जाए। और भाई मतलब नो अदर देन बाबा साहब अम्बेडकर और रिटन द फिलोसफी कि इनके लिए जमीन या तो वो इस्लामिक जमीन है, वो इस्लामिक जमीन नहीं है वो। और जहां पे वो इस्लामिक जमीन नहीं है, जहां पे शरिया कानून नहीं होता है, वहां पे जीने का एक तरीका है। अगर आपकी पॉपुलेशन इतनी है तो प्यार से रहो, अलतकिया बन के रहो, सेवैयां भेजो, उनकी दावतों में जाओ, आपको उनकी दावतों बुलाओ। जैसी आपकी परसेंटेज बढ़ने लगे तो अपने हक हक मांगने लगो, जब आपकी परसेंटेज और बढ़ने लगे, तंग करके, मार काट के मोहल्लों से भगा दो, अपने घेटो बना लो। पूरी पूरी फिलोसफी लिखी है, और इसको नो अदर देन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताबों में लिखा है कि किस तरह से दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब इनकी फिलोसफी है, और दारुल इस्लाम जब तक ना बन जाए, और इस समय दारुल हर्ब है उनके लिए, तो बेसिकली ये उनके लिए बड़ी नापाक जगह है, क्योंकि यहाँ पे इस्लाम का शासन नहीं है, यहाँ पे शरिया नहीं है। तो वो लाने के लिए इस तरह की फिलोसफी, और यही हर फ्राइडे को, हर जुम्मा की नमाज में सिखाया जाता है। आप किसी मस्जिद में सुन लीजिए, ये सब बातें बताई जाती हैं, ये कोई अनहर्ड फिलोसफी नहीं है। तो इसको कह के कि उसको तो बोलना भी नहीं आता और वो अनपढ़ है, ये तो क्राइम को कमतर आंकने का ये जो तरीका है इनका। ये जो खोड़ा इलाका है शांतनु जी जी, इसका जी बड़ा ही स्ट्रैटेजिक महत्व है। क्या स्ट्रैटेजिक महत्व है? ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर पर बसा हुआ है। आधा इलाका इसका दिल्ली में आता है, आधा जी इलाका इसका उत्तर प्रदेश में आता है। जी गाजियाबाद और नोएडा से, मतलब 3 बड़ी सिटी से ये सटा हुआ है, बीच में है। बताओ। अब उसमें मैं हैरान हूं कि योगी के इलाके में, शांतनु जी जरा इस पर प्रकाश डालिए आप, कि योगी के इलाके में अवैध कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, जहां अभी योगी की पुलिस पहुंची हुई डिमोलिशन के लिए। जी जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बड़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है, बड़ा लेबर चौक भी है। आपने सुना हो खेड़ा लेबर चौक, सुबह-सुबह वहाँ भीड़ होती है। लेबर चौक भारत में हर जगह पर होते हैं, यहाँ पे जिनको लेबर चाहिए होती है अलग तरह की, वो सुबह-सुबह आते हैं और लोगों को, लेबर को लेके जाते हैं। तो वहाँ पे बल्कि गहमा-गहमी भी रहती है, किसकी लेबर ज़्यादा है, बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो चाहते हैं कि मेरी लेबर चला जाए, तो वहाँ पे भी एक तरह का तनाव आपको देखने को मिलता है। देखिए, उत्तर प्रदेश जिस तरह से गवर्न हुआ है पिछले 70 साल में, है ना? वो आपने देखा है ना, कैसे मुलायम सिंह यादव ने, कैसे मायावती जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को गवर्न किया, अखिलेश यादव ने कैसे उत्तर प्रदेश को गवर्न किया है, उन्होंने मतलब एक अपनी, जैसे बूटी जो कहते हैं ना कि लूट का माल, उसकी तरह ऑपरेट किया। जहाँ पे मुख्तार अंसारी, जहाँ पे अतीक अहमद जैसे लोग विधायक सांसद बन गए। मतलब आप सोच भी सकते हैं कि जो व्यक्ति को, जो दुर्दांत आतंकवादी हैं, मैं उनके लिए माफिया भी वर्ड नहीं यूज करूंगा, जो दुर्दांत आतंकवादी हैं, उनको विधानसभा संसद में भेज दिया। उनके कुत्तों से मुलायम सिंह यादव हाथ मिलाया करते थे। अभी मुख्तार अंसारी मिले तो इतनी मजबूरी हुई कि अखिलेश यादव को जाना पड़ा वहां पे, वहां फतिये पढ़ने पड़े, और कम से कम 15 मिनट का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने मुख्तार अंसारी की तारीफ करी। मुख्तार अंसारी का भाई आज भी
समाजवादी पार्टी से सांसद है, उसके बेटे को 2022 में टिकट मिला, जिसने पुलिस वालों को, आईएएस ऑफिसरों को धमकी दी कि 6 महीने तक देखिए मेरी सरकार में मैं क्या करता हूं। उनको लगता था 22 में सरकार आ जाएगी। इस तरह से उत्तर प्रदेश चला। तो इतनी जमीनें, बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जो नजूल की हैं, जो एससी एसटी की जो है, जो किसानों की हैं, जो सरकारी जमीन है, जो मार ली गई हैं। और ये सबसे बड़ा केस, सबसे बड़ा भूमाफिया कौन पता लगा? आजम खान जेल के बाहर नहीं आ पा रहे हैं। एक केस होता है, दूसरा आ जाता है। उनका पैन कार्ड फर्जी, उनका आधार कार्ड फर्जी, क्या क्या तो फर्जी है उनका। उन्होंने जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं, उसके ऊपर यूनिवर्सिटी बना दी है, उसको सरकार से 80-100 करोड़ भी दिलवा दिए। मतलब कैसे ये बिल्कुल जैसे घर की फैक्ट्री की तरह तो ये सरकारें चलाया करते थे। तो देखिए अब ये बुलडोजर मॉडल है क्या? ये बुलडोजर मॉडल है जिसको सबको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसी किसी क्रिमिनल का पर्चा आता है योगी आदित्यनाथ के की एडमिनिस्ट्रेशन के पास, सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो अंपायर वो चलता कैसे है। इसका अंपायर चलता है, अच्छा इसके पास ये 4 प्रॉपर्टी है, इसमें से लीगल कितनी है, इलीगल कितनी है, पता लगता है सारी इलीगल है। नोटिस जा चुका है कि नोटिस से पास्ट में भी गया, उड़ा दो इसको, जिससे ये जेल में बैठ के अपना कारोबार ना चला पाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा है माफियाओं ने जेल में बैठ के केवल कारोबार नहीं चलाया, शोभा जो वहां से विधायक सांसद के चुनाव लड़ लिए। वो क्यों लड़ लिए? क्योंकि उनका अंपायर चलता रहा। तो केवल जेल में डालने से कुछ नहीं होगा, उनकी इकोनॉमिक रीढ़ की हड्डी को आपको तोड़ना पड़ेगा, और वही बुलडोजर मॉडल है। और ये बहुत बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और देखिए हमारी नजरों में केवल वही आ पाता है जो जो जहां पे बड़ा केस होता है। उत्तर प्रदेश में 65,000 एकड़ जमीन को पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जब्त किया है और उसको रिक्लेम किया है। एग्जैक्टली अगर मैं वर्ड यूज करूं तो बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार चल रही हैं। मतलब मैसिव, जितनी भी म्युनिसिपल हैं, जितने भी पटवारी हैं, जितने भी जो भी जमीन का भूलेखा देखते हैं, उनके पर मैसिव काम दिया गया है कि जमीन के पट्टे साफ करो, जहां पे भी इलीगल कब्जे हैं उनको क्लियर करो। तो ये मैसिव, अभी आप जहां बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कई हजारों जगह बुलडोजर चल रहे हैं, और हर केस टीवी तक वो नहीं पहुंचेगा। इसलिए हम लोग केवल वही बात कर पाते हैं, और ये मैसिव काम है जो चलता रहेगा उत्तर प्रदेश में। जो जो 48 घंटे में 10 एनकाउंटर हुए हैं। पिछले 48 घंटे में उत्तर प्रदेश जी में 10 एनकाउंटर यूपी पुलिस ने की है। तो आपको लग रहा है कि ये 65,000 जो एकड़ आपने बात की, इसका आंकड़ा और बढ़ेगा, और खोड़ा जैसे कॉलोनी में जहां पर की अवैध संपत्ति बनी है और इसमें जो पूर्ववर्ती सरकार है उनका संरक्षण रहा है, तो बुलडोजर चलेगा? क्योंकि वहां लगातार महिलाएं और वहां की आबादी कह रही हैं कि जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक हम लोग शांत नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल, चाहे वो कैराना हो, चाहे वो खोड़ा हो, बुलडोजर तो चलता रहेगा। और मैं आपको एक और आंकड़ा दूं, देखिए उत्तर प्रदेश में करीब 17,000 एनकाउंटर हुए हैं पिछले 10 साल में। 17,000 एनकाउंटर में करीब 11,000 लोग घायल हुए हैं, और 290 लोग जिसमें जहां उनको होना चाहिए था वहां पहुंच गए हैं, और 34,000 गिरफ्तारियां हुई हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जब सबसे पहले योगी की सरकार बनी तो उन्होंने पहला काम क्या किया? उन्होंने कहा, उन्होंने 75 के 75 एसपीओ को बुलाया, उनके साथ बात करी, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से कहा कि जितने दुर्दांत आतंकवादी हैं, जितने दुर्दांत अपराधी हैं, माफिया, उनकी लिस्ट बनाओ मुझे। ये कौन थे? जिनके ऊपर आज तक एफआईआर नहीं हुई, एफआईआर हुई तो अरेस्ट नहीं हुए, अरेस्ट हुए तो जेलों से भाग गए, कोर्ट रूमों से बाहर गए, जो विधायक सांसद बन गए, जिनको समाजवादी पार्टी के लोकल नेता का या उनके जो राज्य के नेता थे उनका संरक्षण प्राप्त था, उनकी फोटो उनके साथ हुआ करती थी, उसी फोटो के बल पे वो अपना पूरा कारोबार चलाते थे। ऐसी लिस्टिंग हुई तो करीब 10,000 इस तरह की बड़ी लिस्टिंग आई। आप सोच सकते हैं किसी प्रदेश में 10,000 ऐसे हार्डेंड क्रिमिनल हो जो सड़कों में घूम रहे हो। फिर उनके सबके खिलाफ एसटीएफ बनी, स्पेशल टास्क फोर्स बनी, और जहां पे अरेस्ट करते समय काउंटर फायरिंग हुई वहां पे पुलिस ने फायरिंग करी तो 290 लोग मारे गए, और 34,000 अरेस्ट हुए। मतलब जो मेन आतंकवादी है वो, जो मेन माफिया है वो, और उसके सारे गुर्गे। और ये बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी इनके पास, जर्मन राइफलें, रशियन राइफलें थी। ऐसे चला करता था। पता लगा कि ये इतना ऑर्गेनाइज था कि नोएडा में तो है भैया किडनैपिंग माफिया, बुंदेलखंड में है सैंड माफिया, इलाहाबाद में है चीटिंग माफिया, कहीं पे रंगदारी माफिया, मेरठ में सोतीगंज में कार चोरी माफिया। मतलब वो भी इंस्टीट्यूशनलाइज थे, और उसका सर कट ऊपर तक राजनीतिक पार्टियों को जाता था। उसको बड़े मेथोडोकली योगी सरकार ने तोड़ा है, और जो बिल्कुल अनवरत जारी रहेगा। ये संख्याएं 65,000 एकड़ से और बढ़ती रहेंगी, 34,000 गिरफ्तारियों से और ज्यादा गिरफ्तारियां बढ़ती रहेगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि योगी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी, और किसी जमाने में मैं समझता हूं कि मायावती ने भी काफी इस पर अंकुश लगाने की कोशिश की थी, लेकिन योगी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो अपराध को नियंत्रण करना ही, अनएम्प्लॉयमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सड़कों का जाल, गंगा की सफाई, ये सब, किसानी, खेती, ये सब बाद में। पहले पहले था कि पहले लॉ एंड ऑर्डर ठीक करो। देखिए ये भी बड़ी आपने अच्छा प्रश्न पूछा। जो उनका पहला चैलेंज था वो ये था कि मैं अपने प्रदेश को प्रॉस्परस कैसे बनाऊं। अगर मुझे नौकरियां देनी है, बल्कि उनका पहला फोकस नौकरियां था। मैं आता हूं कैसे लॉ एंड ऑर्डर से कनेक्टेड है। उन्होंने कहा मुझे नौकरियां देनी है। सरकार में तो 2 या 3% नौकरियां होती हैं,
मैं उनकी सारी भर्तियां करूंगा तो उत्तर प्रदेश में 8.5 से 9 लाख भर्तियां हुई। जितने पद चाहे पुलिस में थे, चाहे टीचरी में थे, चाहे तहसीलदार के थे, सारे पद भरे गए, बिल्कुल ढंग से भरे गए। उसके बाद सोचा मैं अपने आप तो जॉब क्रिएट नहीं कर सकता, जॉब तो प्राइवेट सेक्टर को क्रिएट करनी पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर को लाने के लिए मेरी 3-4 शर्तें हैं, तभी प्राइवेट सेक्टर आएगा। उसकी पहली शर्त है लॉ एंड ऑर्डर। अगर मेरा पैसा सेफ नहीं है, मैं नहीं पैसा लगाऊंगा। अगर मेरा एम्प्लॉय सेफ नहीं है, मेरा एसेट सेफ नहीं है, मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। उसके बाद आता है कि भाई मैं एसेट लगाऊंगा तो मुझे बिजली चाहिए, मुझे अच्छी रोडें चाहिए, मुझे अच्छे एयरपोर्ट चाहिए, मुझे एक्सप्रेसवे चाहिए। तो ये आता वहां से कि प्रदेश को प्रॉस्परस कैसे बनाया जाए, उसका जो बेसिक शर्त है कहीं पे भी, वो है लॉ एंड ऑर्डर, कि कॉन्ट्रैक्ट फॉलो हो रहे हैं, मेरा एम्प्लॉय, मेरे लोग, मेरा जो समाज है, जो लोग वहां पे रहने आए हैं, जो वहां पर काम कर रहे हैं, वो सुरक्षित है। तो वहां से शुरू होती है। और बिल्कुल ठीक है कि जो पहली जो शर्त थी किसी भी एक मॉडर्न स्टेट में, वो है लॉ एंड ऑर्डर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु जी, आपको वक्त की कमी है, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जी शुक्रिया। तो खोड़ा में गाजियाबाद में जो इतनी बीभत्स घटना हुई है, अब उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार वहां पर कैंप कर रही है और छावनी में तब्दील हो गया है। अब इस हत्या के बहाने वहां से खबर आ रही है कि जितने इनक्रोच्ड संपत्ति है, जो जमीनें हैं, उसको पुलिस खाली कराने जा रही है। और महिलाओं का इशारा ये था कि ये हत्या तो एक बहाना है, असल निशाना एक संप्रदाय विशेष को वहां से भगाना था, और वो संप्रदाय विशेष हिंदू है। हिंदुओं के खिलाफ भगाने का अभियान चल रहा है, उनको डराया जा रहा है ताकि इस तरह से दहशत हो जाए उनके मासूम बच्चों को। अगर इस तरह से दिन के उजाले में चाकू गोद करके उसकी हत्या की जाए, बीभत्स हत्या की जाए, तो पूरी आबादी दहशत में आ जाएगी और फिर धीरे धीरे लोग वहां से जाने लगेंगे। इरादा ये है कि ये लोग यहां से चले जाए। तो बहुत बड़ा गहरा राज है, ये मामूली हत्या नहीं है एक छोटे नौजवान की और एक नाबालिग के द्वारा की गई हत्या नहीं है। ये इसे भी नाबालिग के खेल में फंसाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन उस सबसे अधिक पीड़ादायक मित्रों ये है कि जो दिन रात अपीसमेंट का पॉलिटिक्स करते हैं, जो दिन रात एक बड़े वर्ग को डराते हैं, आज वो चुप हैं, आज वो मौन हैं, और उनकी चुप्पी अधिक खतरनाक है। और मैं फिर एक बार अपने मुस्लिम भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि ये सब आपके खिलाफ जा रहा है, आपको अंततः बाहर निकलना पड़ेगा और ऐसी घटनाओं के खिलाफ संज्ञान लेकर के आपको ही इसका आलोचना करना पड़ेगा। इसे रोकने के लिए पुलिस को मजबूर करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।